इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स में से एक है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी क्या है और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। इकोनॉमिक्स में टोटल नहीं वर्ड यूज करते हैं, उसकी जगह हम ग्रॉस लिखते हैं। तो ग्रॉस का मतलब एक तरह से कुल है, यानी कि सकल। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी की डिफिनीशन की बात करते हैं, तो डिफिनीशन देखते हैं क्या है जीडीपी की डिफिनीशन। सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। तो यहां पर जो चीजें बात की जा रही हैं उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। एक विशिष्ट समय की बात की जा रही है, विशिष्ट समय अवधि और देश की सीमाओं के भीतर, और फिर बात हम कर रहे हैं सभी वस्तुओं और सेवाओं, इनका कुल मौद्रिक मूल्य। तीन चीजें हैं, एक विशिष्ट समय अवधि, देश की सीमाओं के भीतर, और तीसरा सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगर अंग्रेजी में इसकी परिभाषा देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की जा रही है। टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज और विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स, ये तीन चीजों की बात हम यहां पर कर रहे हैं। जीडीपी में हम सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं की बात कर रहे हैं। मध्यवर्ती उत्पाद और सेवाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। यानी कि किसी देश में अगर हम लैपटॉप का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके जो चिप्स हैं, बीच के सीपीयूज हैं, वो जीडीपी के कंपोनेंट नहीं होंगे। जो अंतिम जो लैपटॉप का उत्पादन है वही जीडीपी का कंपोनेंट होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मध्यवर्ती उत्पाद और सेवाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। सिर्फ अंतिम उत्पाद और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और फाइनल गुड क्या है? अ फाइनल गुड और सर्विस इज एन आइटम बॉट बाय इट्स फाइनल यूजर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और यहां पे अगर हम जो फाइनल गुड की बात कर रहे हैं, यह फाइनल गुड आपके इंटरमीडिएटरी जो गुड हैंगे, जो मध्यवर्ती जो उत्पाद हैं, उनसे अलग होंगे। फाइनल गुड जो होंगे वो मध्यवर्ती उत्पाद से बिल्कुल अलग होंगे। और जीडीपी में हम इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को अवॉइड करते हैं, नहीं शामिल करते हैं। क्यों नहीं शामिल करते हैं? ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स की बात करते हैं। इसका एक और उदाहरण हम बताते हैं कि मान लीजिए जनरल मोटर्स जो है उसने $2000 का स्टील कार में लगाया है और वो उस कार को सेल करती है $15,000 में। तो यहां पर उस देश की जीडीपी $17,000 नहीं होगी, क्योंकि $2,000 मध्यवर्ती उत्पाद है। जो स्टील है मध्यवर्ती उत्पाद है, यानी कि स्टील को हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। यहां पर हम जो $15,000 जो उत्पाद का कुल मूल्य है वही हम जीडीपी में शामिल करेंगे। तो जीडीपी में क्या क्या बातें हो गई, कौन कौन सी चीजें जीडीपी का हिस्सा है? जो मेड इन इंडिया जितने भी उत्पाद हैं वो सारे जीडीपी के हिस्से होंगे। भारत में जितने उत्पाद बनेंगे भारत की सीमा में वो सब जीडीपी में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में उत्पाद बनाती है, मान लीजिए एलजी कंपनी अपना टेलीविजन भारत में बनाती है, फोर्ड कंपनी कार भारत में बनाती है, तो वो भी जीडीपी का हिस्सा होगा, क्योंकि वो भारत में बना रही है, भारत की सीमा में बना रही है।
विदेश में जितने भी दूतावास हैं भारत के, उनकी अगर इनकम जो है, वो जो पासपोर्ट अगर बनाते हैं या और दूसरी सेवाएं देते हैं, तो उस दूतावास की आय भारत की जीडीपी में शामिल होगी। मतलब अगर यूरोप के किसी देश में, मान लीजिए ब्रिटेन में भारत का दूतावास है, और उसकी जो इनकम है पासपोर्ट सर्विसेज या दूसरी सेवाएं जो प्रदान करता है, तो उसकी जो आय होगी वो भारत की जीडीपी में शामिल होगी। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान देने लायक बात है कि अगर भारत का नागरिक विदेश में धन कमाता है, तो वो जीडीपी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस बात को याद रखिए। अगर आपका कोई साथी ब्रिटेन में कमा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उनकी कोई इनकम है, तो वो इनकम भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो इनकम भारत की राजनीतिक सीमा के बाहर है। अभी राजनीतिक सीमा को और विस्तार से समझाएंगे आगे। तो जीडीपी में हम शामिल करते हैं राजनीतिक सीमा में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं। एक बार फिर से इस ग्राफ को देख लेते हैं। जितने मेड इन इंडिया उत्पाद हैं वो जीडीपी के हिस्से होंगे। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में उत्पाद बनाती है, तो वो जीडीपी का हिस्सा होगा। अगर विदेश में कोई दूतावास है भारत का, उसकी जो आय होगी वो भारत की जीडीपी में शामिल होगी। लेकिन अगर कोई भारत का नागरिक बाहर कमाता है, बाहर धन कमाता है, तो उसका धन भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। यानी कि यहां हम राजनीतिक सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान से रखना है कि हम किन चीजों को जीडीपी में शामिल करेंगे और किन को शामिल हम नहीं करेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम जीडीपी के डिफिनीशन पे आते हैं। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि, विशिष्ट समय अवधि, मान लीजिए हम एक साल की बात करें, एक क्वार्टर की बात करें, हम हाफ ईयरली यानी 6 महीने की बात करें, एक विशिष्ट समय अवधि, डिफाइंड अवधि होगी, और उस देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होगा जीडीपी। तो आइए हम बात करें कि किसी भी देश की घरेलू सीमा क्या है। घरेलू सीमा, क्योंकि यहां बार बार सीमाओं की बात की जा रही है और घरेलू सीमा की बात की जा रही है। तो घरेलू सीमा क्या है? किसी राष्ट्र की घरेलू सीमा का अर्थ उस राष्ट्र की राजनीतिक सीमा से है, पॉलिटिकल बाउंड्री से है। जैसे हम ज्योग्राफी में हम जो मैप बनाते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब, अगर हम देश से सटा हुआ जो समुद्री इलाका है, वहां कोई उत्पाद तैयार हो रहा है, तो वो भी हमारी जीडीपी में शामिल होगा। अगर एयर इंडिया का विमान ब्रिटेन में जा रहा है, और तो एयर इंडिया के विमान, उसकी जो आय होगी वो भी हमारी जीडीपी में शामिल होगी। तो यहाँ इकोनॉमिक्स से हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात नहीं करते हैं। तो ये इस राजनीतिक सीमा को जरा समझिए। और ये अर्थशास्त्र में आर्थिक सीमा और सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक सीमा को संदर्भित किया जाता है। इसमें व्यक्ति, सामान यानी कि गुड्स और पूंजी का आगमन स्वतंत्र रूप से होता है। तो घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होगा? देश की जल सीमा सहित राजनीतिक सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देश के संचालित जहाज और हवाई जहाज, और विदेश में स्थित हमारे देश के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान, ये सारी चीजें हमारी घरेलू सीमा यानी कि राजनीतिक सीमा में शामिल होंगे। आइए हम घरेलू सीमा को और अच्छी तरह से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ इस्लामाबाद में भारत का हाई कमीशन है, और दिल्ली में वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, और यहीं भारत में चाणक्यपुरी में ब्रिटेन का दूतावास है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ये शामिल होगी, विभिन्न देशों के हाई कमीशंस, एम्बेसीज, मिलिट्री बेसेज, ये, और भारत के जो मिलिट्री बेस बाहर के इलाकों में है वो भी शामिल होंगे। अगर जहाज, फिशिंग वेसल या एयरक्राफ्ट दूसरे देशों में जाते हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। और क्या नहीं होगा?
कौन कौन सी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगी उनको देखिए। अगर विदेशी कंपनियों के एम्बेसीज हमारे यहाँ हैं, एड एजेंसीज हैं वर्ल्ड बैंक की, या फॉरेन गवर्नमेंट की एजेंसीज भारत में हैं, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके ऑफिसेज अगर भारत में हैं और इनकी कोई इनकम है, तो इनकी इनकम GDP में शामिल नहीं होगी और ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होंगे। जो टेरिटोरियल सी एक्ट है 1987, उसके तहत एक सीमा निर्धारित की गई है कि कितनी सीमा के भीतर आपका जो उत्पाद होगा GDP का हिस्सा होगा। तो वो सीमा है, नोट करिए, 12 नॉटिकल मील, यानी कि 22.22 किलोमीटर समुद्री सीमा जो है। यहां पर अगर कोई चीज उत्पादित होती है भारत में या कोई भी देश की, तो GDP का हिस्सा होती है। 12 की नॉटिकल माइल या 22.22 किलोमीटर की दूर की जो समुद्री सीमा है, वो आपकी समुद्री सीमा होगी, यानी कि आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री का हिस्सा होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। और यहाँ जो भी उत्पादन होगा वो आपके GDP का हिस्सा होगा। भारत में जो भी उत्पादन होगा वो हमारे GDP का हिस्सा है, भले ही वो उत्पादन कोई विदेशी कंपनी बनाए, LG कंपनी बनाए या कोई विदेशी कंपनी बनाए, फोर्ड बनाए, तो ये सारी चीजें आपके GDP का हिस्सा होंगी। अब मान लीजिए ईरा जो है ये विदेश में काम करने वाली प्रोफेशनल है और इनकी इनकम है 10 लाख रुपए। इसके अलावा भारत में जो टाटा कार है वो 10 लाख रुपए की कार बनाती है और भारत में फोर्ड जो है 15 लाख रुपए की कार बनाती है। तो यहां पर GDP क्या हुई भारत की? तो मैंने आपको बताया कि जो भारत के प्रोफेशनल बाहर काम करेंगे वो हमारे GDP का हिस्सा नहीं होगा, यानी कि ईरा जो होंगी, ईरा की जो इनकम होगी वो आपकी GDP में शामिल नहीं होगी। टाटा कार और फोर्ड कार, इन इन दोनों का जो उत्पादन है, यानी कि 10 लाख और 15 लाख, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 25 लाख रुपए आपके देश की GDP होगी। ईरा के इनकम को यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। तो आइए हम यहां पे बात करें, GNP की बात करें। GNP क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो GNP GDP से डिफरेंट कैसे है? GDP क्या है? घरेलू सीमा में उत्पादित कुल वस्तुएं और सेवाएं। घरेलू सीमा में उत्पादित कुल वस्तुएं और सेवाएं, ये घरेलू सीमा की बात करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता है। लेकिन GNP क्या है? आपके राष्ट्र का कुल उत्पादन है, यही आपका असली उत्पादन की बात करता है। GNP राष्ट्र का कुल उत्पाद, राष्ट्र का कुल पैसा, तो GNP, ये GNP है। मेड इन इंडिया जितने भी उत्पाद हैं वो GNP में शामिल होंगे, लेकिन उत्पाद अगर कोई विदेशी कंपनी बनाए तो ये GNP का हिस्सा नहीं होगा। अगर उत्पाद कोई विदेशी कंपनी बनाए तो ये GNP का हिस्सा नहीं होगा। इसी उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए ईरा विदेश में काम करने वाली प्रोफेशनल है और इनकी इनकम है 10 लाख रुपए सालाना। टाटा कार साल भर में जो कार बनाती है 10 लाख रुपए की कार बनाती है और फोर्ड भारत में 15 लाख रुपए की कार का उत्पादन करती है। तो फिर GNP क्या हुआ? यहां पर चूंकि फोर्ड कार आपके राष्ट्र का उत्पादन नहीं है, ये इस कार का उत्पादन करने के बाद इस पैसे को, इस मुनाफे को अपने देश लेके जाएगी ये कंपनी, तो ये आपके GNP का हिस्सा नहीं होगा। तो GNP का हिस्सा क्या होगा? ईरा की जो इनकम होगी वो आपके GNP का हिस्सा होगी और टाटा कार की जो इनकम होगी वो आपके GNP का हिस्सा होगी। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो फोर्ड कार है, ये जो इनकम है फोर्ड कार की, ये आपके GNP का हिस्सा नहीं होगी। हम ईरा की इनकम को शामिल करेंगे
और टाटा कार के उत्पादन को शामिल करेंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं, उन दोनों को मिलाने के बाद जो कुल आय होगी वो आपकी जीडीपी का हिस्सा होगी। तो जीएनपी का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। यहां पर एक्स क्या है? विदेशों में धन कमाने वाले नागरिक की आय, और वाई क्या है? स्वदेश में विदेशी कंपनियों के उत्पाद का अंतिम मूल्य। यानी कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये हुआ आपके जीएनपी निकालने का फॉर्मूला। अगर कोई इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ना वहां से आयात हो सकता है ना निर्यात हो सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी है, वहां उसका पॉलिटिकल इंटरेक्शन बाकी दुनिया के देशों से एकदम शून्य है। तो ऐसी स्थिति में एक्स भी जीरो होगा, वाई इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ पे जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा। तो किस स्थिति में जीएनपी जीडीपी के बराबर होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी के समय जीएनपी जीडीपी के बराबर होता है। यहां पर एक दो और चीजों की मैं बात करना चाहूंगा आपके से। अगर इनफ्लोज आउटफ्लोज से ज्यादा है, मतलब इनफ्लोज मतलब अपने देश में आने वाला जो धन है उसको इनफ्लो कहेंगे, और भारत से जाने वाला धन आउटफ्लो है। तो अगर इनफ्लो मतलब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो ऐसी स्थिति में जीएनपी जीडीपी से बड़ी होगी। ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। और जब इनफ्लो आउटफ्लो से कम होगा, तो ऐसी स्थिति में जीडीपी जीएनपी से बड़ी होगी। ये दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा कि कब जीएनपी जीडीपी से बड़ी होगी और कब जीडीपी जीएनपी से बड़ी होगी। ये दो चीजें याद रखिएगा। जीडीपी के प्रकार क्या हैं? पहले तो हम बाजार मूल्य की बात करें कि बाजार मूल्य जीडीपी मार्केट प्राइस, पहला जो जीडीपी का प्रकार है जीडीपी मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या है? जीडीपी मार्केट प्राइस किसी देश की राजनीतिक सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं और उत्पादों के बाजार के दर पे जो कुल मूल्य होगा। हर साल बाजार का कुछ दर होता है? कोई सेब जैसे मान लीजिए आज 50 रुपए किलो है, अगले साल शायद 60 रुपए या 70 रुपए किलो होगा, उसके बाद 100 रुपए किलो होगा। तो बाजार के दर पर जो कुल मूल्य होगा उसको अगर जोड़ दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो होगी जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है? बाजार मूल्य पर जीडीपी है किसी देश की राजनीतिक सीमा के भीतर जो सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उन सबको जोड़ दिया जाए, और उन सबको कब कहां किस मूल्य पर जोड़ा जाए? बाजार मूल्य पर जोड़ा जाए। तो यही बाजार मूल्य पर जो जोड़ा जाता है जीडीपी मार्केट प्राइस होती है। इसे कहते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। और इससे पता चलता है कि किसी देश की आर्थिक क्षमता कितनी है, देश की राजनीतिक सीमा में कितनी वस्तुओं के निर्माण की क्षमता है। ये चीजें बताती है बाजार मूल्य पर जीडीपी। लेकिन इस बाजार मूल्य में दो समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या है? जैसे मान लीजिए हम बाजार में कोई टेलीविजन बेच रहे हैं, तो उसका उदाहरण लेते हैं। तो इसका अंतिम मूल्य जो है, उस अंतिम मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होंगे, दुनिया भर के ढेर सारे टैक्सेस लगे होंगे, अप्रत्यक्ष कर लगे होंगे, वो भी जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन आपको पता है कि टैक्स ना तो कोई वस्तु है ना तो सेवा है, क्योंकि जीडीपी असल में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन ही तो है। यानी कि जीडीपी बाजार मूल्य आपके वास्तविक चेहरे को नहीं बताता है, आपके उत्पादन के वास्तविक चेहरे को नहीं बता रहा है, क्योंकि इसमें सारे अप्रत्यक्ष कर एक साथ जुड़ जा रहे हैं। तो सही जानकारी के लिए हमें इसको हटाना होगा। ये पहली समस्या है जीडीपी बाजार मूल्य के साथ। फिर दूसरी समस्या क्या है? कई बार सरकार गरीब तबकों को, किसानों को मदद करने के लिए सब्सिडी देती है, मतलब जो वास्तविक मूल्य होता है उससे कम करके चीजों को बेचती है। जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर पर सरकार सब्सिडी देती है, यूरिया है, और कुछ रासायनिक खाद हैं, ताकि किसान भाइयों को मदद मिले। तो उसका जो वास्तविक मूल्य है
उससे कम पे देती है सरकार, और कम पे देती है तो यानी कि जो पैसा माइनस हुआ वो तो जीडीपी का हिस्सा हुआ। इसका मतलब बाजार मूल्य पर जो हम जीडीपी निकाल रहे हैं वो जीडीपी हमारे जीडीपी के वास्तविक चेहरे को नहीं बता रहा है। तो ये दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ढेर सारे जोड़ दिए, उसको भी जीडीपी में शामिल कर लिया, तो ये गलत है। और दूसरा, सब्सिडी तो आपकी जीडीपी का हिस्सा है, वो आप नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं जीडीपी बाजार मूल्य में, और इसको हम कैसे दूर करेंगे? आइए हम उसको दूर करते हैं किसी तरीके से। क्योंकि अगर ये दो चीजें शामिल होती हैं तो जीडीपी मार्केट प्राइस एक भ्रम बन जाएगा। ये आपके देश के ग्रोथ को, विकास को वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस आपकी असली जीडीपी नहीं होगी, क्योंकि इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है जो कि ना कोई उत्पाद है ना कोई सेवा है, यानी कि टैक्स जीडीपी का हिस्सा नहीं है। और बाजार मूल्य की ही वजह से इसमें सब्सिडी माइनस हो जाती है, सब्सिडी घट जाती है, जबकि सब्सिडी का पैसा तो आपके देश का पैसा है, आपका अपना पैसा है। आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? ये दोनों समस्याएं दूर होती हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में। जो जीडीपी बाजार मूल्य है उसको, उससे बाहर निकलते हैं और हम बात करते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या करेगा? इन दोनों समस्याओं को दूर करेगा। यानी कि क्या करेगा? टैक्स को घटा देगा और सब्सिडी को जोड़ देगा। टैक्स को घटा देगा और सब्सिडी को जोड़ देगा। यानी कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या है? जीडीपी मार्केट प्राइस में से सब्सिडी जोड़ दीजिए और उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दीजिए, तो फिर जो राशि आएगी वो है आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर जीडीपी। ये आपके जीडीपी को वास्तविकता के करीब बताएगी, ये आपकी जीडीपी को वास्तविकता के करीब बताएगी। लेकिन यहां भी दो समस्याएं हैं। ये भाई साहब भी हमें जीडीपी के वास्तविक चेहरे को नहीं बताते हैं। क्या दो समस्याएं हैं? पहला है नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी, और दूसरा है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। आइए देखते हैं ये दो क्या चीजें हैं। नॉमिनल जीडीपी जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज को करंट प्राइसेस पे बताता है, वर्तमान मूल्य पे बताता है। और जो रियल जीडीपी है बेस ईयर पे बताता है। बेस ईयर मतलब जब से गणना शुरू हुई है। और वर्तमान मूल्य, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर साल क्या होगा? मुद्रास्फीति आएगी। मुद्रास्फीति की वजह से वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, सेवाओं के दाम बढ़ेंगे। तो जो करंट प्राइसेस हैं, मान लीजिए आपने एक साल किसी देश ने 100 किलो प्याज का उत्पादन किया और एक साल में मान लीजिए उस साल प्याज की कीमत 5 रुपए है, तो 500 रुपए जीडीपी हो गई। अगले साल फिर 100 किलो प्याज का उत्पादन किया, लेकिन दाम हो गए 10 रुपए, तो 1000 रुपए जीडीपी हो गई। यानी कि जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन कैसे बढ़ेगी? जबकि जीडीपी क्या है? वस्तुएं और सेवाएं हैं, मूल्य तो नहीं हो सकते ना जीडीपी। यानी कि जीडीपी तो वही है, लेकिन करंट प्राइसेस के बढ़ने से आपको लग रहा है जीडीपी ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं है। तो ये जानकारी हम करेंगे, इस समस्या को हम दूर करेंगे रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी जो मेजर करता है वो क्या? बेस ईयर पर मेजर करता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा अविकसित देश है, उसने साल 2010 में 50 किलो चावल का उत्पादन किया, और यदि उस समय चावल 12 रुपए प्रति किलो था तो इस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य 600 रुपए हुआ। यानी कि जीडीपी हुई उस देश की 600 रुपए। और उसी देश ने 2022 में भी 50 किलो चावल का उत्पादन किया, और 2022 में चावल का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो था उस देश में। यानी कि इस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य हो गया 1500 रुपए। यानी कि जीडीपी उस देश की 1500 रुपए हो गई।
लेकिन उत्पादन तो उतना ही है। 50 किलो चावल 2022 में उत्पादन हुआ और 2010 में भी उत्पादन हुआ। तो ये जो है, ये फिर इस यहां पे समस्या आ गई। यानी कि उस देश में 12 साल बाद भी उत्पादन उतना ही हुआ, लेकिन बस महंगाई चूंकि बढ़ गई है, इसलिए महंगाई बढ़ने की वजह से जीडीपी 2.5 गुनी ज्यादा दिख रही है। यानी पहले वाली जीडीपी बेस ईयर पे जीडीपी कहलाएगी और दूसरी वाली जो जीडीपी है वो रियल जीडीपी कहलाएगी। यहां पर हम अंतर कर देंगे कि पहले जो हमें राशि मिल रही है उत्पादन उतना ही है, लेकिन चूंकि मूल्य जो है वो बेस ईयर पर है, और जो दूसरे साल वाली जो जीडीपी है वो रियल जीडीपी है। और इसी बाद वाली जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जो बाद वाली जीडीपी है यानी कि रियल जीडीपी, उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो आइए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के निष्कर्ष क्या निकले। जो रियल जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ही जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। अगर हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो हम किस जीडीपी की बात करेंगे? हम रियल जीडीपी की बात करेंगे। ये रियल जीडीपी किस पर आधारित होगी? बेस ईयर पे आधारित होगी। ये रियल जीडीपी बेस ईयर पे आधारित होगी और नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमतों पे आधारित होगी। तो यहां अगर हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो रियल जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ही जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के रूप में मानी जाएगी। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अगर डिप्रेशिएशन हो जाए, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए भारत में किसी साल 100 टेलीविजन का उत्पादन हुआ और ये यही आपकी जीडीपी है। 100 में से 10 टेलीविजन खराब हो गए, तो जो खराब हुए वो क्या है? वही डिप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास है। तो डिप्रिसिएशन की स्थिति में क्या होंगे? डिप्रिसिएशन की स्थिति में क्या होंगे उसको जरा ध्यान देखिएगा। वहां पर जीडीपी और जीएनपी की बात नहीं करेंगे। यहाँ जी को हम एन से रिप्लेस कर देंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी की बात की जा रही है, लेकिन जब मूल्य ह्रास की बात होगी तो वहां पर हम एन, जी की जगह एन लिखेंगे यानी कि एनडीपी, और एनएनपी की बात करेंगे यानी कि जी की जगह एन हो जाएगा, और ग्रॉस की जगह नेट की बात करेंगे, शुद्ध की बात करेंगे, सकल की बात नहीं करेंगे, शुद्ध की बात करेंगे। मतलब अब आपने जीडीपी और जीएनपी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एनडीपी और एनएनपी। तो वो क्या है? डिप्रीशिएशन की स्थिति में इसकी बात करेंगे, जी की जगह एन हो जाएगा, सकल की जगह नेट यानी कि शुद्ध की बात होगी। इसको कैसे निकालेंगे? इसमें डिप्रिशिएशन घटा देंगे, जो मूल्य ह्रास होगा जीडीपी में से उसको घटा देंगे, और वो घटा देने पर जो राशि आएगी वो होगी आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो होगी आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इस सूत्र को याद रखिएगा। यानी कि जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देने पर हमें जो राशि मिलती है वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ये है एनएनपी, ये एनएनपी का डिफिनीशन है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मान लीजिए कोई देश 100 टेलीविजन का निर्माण करता है जिसमें से 10 टीवी खराब माल के रूप में निकल जाती हैं, तो उस देश का जीडीपी कितना है? 100 टेलीविजन का बाजार मूल्य। और यहाँ जीएनपी भी यही होगा, क्योंकि जीएनपी क्या है? जो उस देश का उत्पादन है। तो यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी बराबर होंगे। तो एनडीपी क्या होगा? जो टेलीविजन खराब हो गया उसको माइनस कर दीजिए, तो एनडीपी हो गया। और एनएनपी भी वही होगा, क्योंकि जीएनपी में से उतना माइनस कर दीजिए। तो ये हुआ आपका एनडीपी और एनएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में क्या शामिल नहीं है? ये भी आपकी परीक्षा में कई बार आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। जो विदेशों से मिलने वाला उपहार है वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। अफीम, चरस जैसे नशीले पदार्थ जीडीपी का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर कोई देश अपने कोई देश के नागरिकों के लिए बेरोजगारी भत्ता देता है तो भी जीडीपी का हिस्सा नहीं है।
कोविड के दौरान सरकार ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मदद दी थी, वो भी जीडीपी का हिस्सा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि कोई भी मध्यवर्ती उत्पाद जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स हैं कभी भी आपके जीडीपी के हिस्से नहीं होंगे। इसको एकदम रट लीजिए, ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इसी से बनते हैं, मध्यवर्ती उत्पादों पर दे देंगे। अभी जो कुछ दिन पहले जो जीडीपी की गणना अगर हुई है, उस हिसाब से अमेरिका का जीडीपी क्या है, लगभग 25.03 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 18.32 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.30 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.03 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया 3.46 ट्रिलियन डॉलर के पास भारत पहुंच गया है, यूके से आगे निकल चुका है। तो जीडीपी क्या है इस समय भारत की 5वें स्थान पर है। यूपीएससी 2003 में एक क्वेश्चन आया है, with reference to the Indian economy, consider the following activities. पहला है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और चौथा है फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज। तो ये बता रहे हैं कि इनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको अरेंज करना है। पहला जो है, ध्यान दीजिए, पहला क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, कृषि क्षेत्र, वानिकी और मत्स्य। दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तीसरे में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट है और चौथा फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट है। तो इसको सजाना है। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, क्योंकि यहां पर जो सबसे ज्यादा जीडीपी है वो ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मिलके करते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, तीसरा स्थान है मैन्युफैक्चरिंग, चौथा स्थान है फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज। तो ये क्रम है, सबसे ज्यादा किसका क्रम है और सबसे कम क्रम है जो है उसको याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में आया है, with reference to Indian economy, consider the following statement. The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. The gross domestic product at market prices in rupees has steadily increased in the last decade. इनमें से कौन से कथन सही हैं या आपको बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। पहला कह रहा है कि जो रियल आपका जो जीडीपी है पिछले दशक में लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ है, बीच में रिसेशन आया था, 2012 में भी हमारा जीडीपी गिरा था। तो पहला कथन गलत है, जीडीपी लगातार नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेज हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ये दो स्टेटमेंट हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है 8-9% से गिरकर 5-6% हो गया था पिछले कुछ सालों में, और ये 2008 के रिसेशन के बाद ये चीजें ज्यादा हुई थी। और भारत का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हुआ है कुछ समय में, लेकिन ये कभी भी जीरो तक नहीं पहुंचा है। सो थ्रू आउट द लास्ट डिकेड द जीडीपी एट मार्केट प्राइस हैज कॉन्स्टेंटली क्लाइम्ड ईयर ऑन ईयर। मतलब जो जीडीपी मार्केट प्राइस है हर साल लगातार बढ़ती गई है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है यही कह रहा है कि जीडीपी मार्केट प्राइस हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, यानी कि दूसरा कथन आपका सही है, यानी कि आंसर हुआ आपका बी। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये दोनों चीजें भी जीडीपी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। और जीडीपी वाली जो क्लास का जो लेक्चर है उसका वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जो आप कभी भी उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीडीपी के फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। तो आपको बताया जा चुका है कि डिप्रिसिएशन की स्थिति में जीडीपी और जीएनपी नहीं होता है, बल्कि वहां पर एनडीपी और एनएनपी की बात की जाती है। डिप्रिसिएशन का मतलब मूल्य ह्रास, यानी कि उत्पादन में से जो कुछ नष्ट हो गया हो बीच में,
मान लीजिए भारत ने कुछ एलईडी बल्ब बनाए, 200 एलईडी बल्ब बनाए, जिसमें से 20 एलईडी बल्ब खराब हो गए, फ्यूज हो गए या किसी दूसरे तरीके वजहों से खराब हो गए, तो 20 बल्ब जो होंगे मूल्य ह्रास की स्थिति में आ जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। और उसके बाद जो राशि होगी वो एनडीपी और वहां पे और एनएनपी की बात की जाएगी। तो एनएनपी क्या है? जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को आपने हटा दिया, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को हटा दिया, और जो राशि मिली वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जो एनएनपी फैक्टर कास्ट है वो जीएनपी फैक्टर कास्ट में से डिप्रिसिएशन को घटा देने पर मिलता है। एनएनपी फैक्टर कास्ट कैसे निकलेगा बताइए? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, जीएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए, तो उसके बाद जो राशि मिलेगी वो राशि होगी आपकी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की आय, आपकी अपनी आय। एनएनपी जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है वही है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेशनल इनकम, भारत की राष्ट्रीय आय। तो फिर व्यक्तिगत आय क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। पर्सनल इनकम और इसके साथ एक और इनकम जुड़ी हुई है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय। दो तरह के कंसेप्ट हैं इससे जुड़े हुए। एक तो व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। तो जो व्यक्तिगत आय है उसमें ये व्यक्ति की अर्जित आय है, और इस आय में टैक्स भी है और पेनाल्टीज भी शामिल होते हैं। पेनाल्टीज का मतलब, मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, तो आपके ऊपर ट्रैफिक के पुलिस ऑफिसर आएंगे और आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। तो वो आपकी इनकम में से वो चीज माइनस हो जाती है। आप जो टैक्स देते हैं सरकार को, भी आपकी इनकम, वो सब आपकी इनकम है। तो ये जो में से जो टैक्सेस और पेनाल्टीज को हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो इनकम आएगी वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई। पीडीआई क्या है? जो आपकी जो पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्सेस और पेनाल्टीज को हटा दिया जाए, तो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आइए पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम को कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है वही है आपकी नेशनल इनकम, और इस संख्या को, इस राशि को अगर देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो जो राशि मिलेगी वो है आपकी प्रति व्यक्ति आय, वो है आपकी प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति क्या है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब वो अगर देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो जो राशि मिलेगी वो है पर कैपिटा इनकम। और असल में जो पर कैपिटा इनकम होती है औसत आय होती है। ऐसा तो है नहीं कि जो पर कैपिटा इनकम किसी देश की होगी सबकी वो असली आय होगी ना, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की बहुत कम होगी और किसी की बहुत ज्यादा होगी। तो ये एक तरह की औसत आय होती है, ये एवरेज इनकम की बात करता है जो पर कैपिटा इनकम है। तो फिर देश की विकास दर क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट। यहां पर याद रखिएगा कि ग्रोथ रेट जीडीपी नहीं होती है। जीडीपी का जो परसेंटेज जो चेंज होता है वो ग्रोथ रेट की बात करता है। यानी कि ग्रोथ रेट क्या है? वृद्धि दर या विकास दर जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार है, और ये कुल अंतिम उत्पादों के बढ़ने की दर है। ये क्या है? उसके बढ़ने की दर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करिएगा, बढ़ने की दर है, न कि वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी की बात नहीं की जा रही है। जीडीपी के जो बढ़ने की दर है वही है आपकी ग्रोथ रेट। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, ग्रोथ रेट को ही जीडीपी समझने लगते हैं। तो ग्रोथ रेट क्या है? जो अंतिम उत्पादों के बढ़ने की जो दर है वही है आपकी जीडीपी वृद्धि दर। ग्रीन जीडीपी एक्ट किया है, ये एक इमर्जिंग कंसेप्ट है और ये आपकी परीक्षा में मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। आपने देखा है कि पर्यावरण प्रदूषण से देश की इकोनॉमी को काफी नुकसान होता है।
और उसके बाद सरकार क्या करती है, उन चीजों को कंपनसेट करने के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो ये जो खर्च होगा, उस खर्च को वास्तविक जीडीपी में से अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जीडीपी में से घटा देंगे, तो ये जो राशि आएगी ये है आपकी ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी में क्या होगा, जो खर्च आएगा, कौन सा खर्च, पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उस खर्च को जब माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो राशि आएगी वो है आपकी ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से अर्थव्यवस्था को क्षति होती है, नुकसान होता है, और इसकी भरपाई के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो ये जो खर्च की जाने वाली राशि है, उसको जीडीपी में से घटाने के बाद जो बची राशि होगी, वही है आपकी ग्रीन जीडीपी। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको ध्यान से समझिएगा क्या है। मान लीजिए कोई बास्केट है और उस बास्केट में ढेर सारे फूड आइटम्स हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, अपने आपके काम की विभिन्न चीजें हैं, उसमें टेलीविजन है और वो ऐसे सारे उत्पाद हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और भारत में उस बास्केट को आप 4,000 रुपए में मान लीजिए खरीदते हैं, और उसी उत्पाद को अमेरिका में आप $2,000 में खरीदते हैं। दोनों अंतर देखिएगा। तो यानी कि 4,000 रुपए में जो सामान खरीदा जा रहा है, वही सामान अमेरिका में $2,000 में खरीदा जा रहा है। यानी कि 4,000 रुपया हमारा अमेरिका के $2,000 के बराबर है। इसका मतलब सरल शब्दों में अमेरिका का $1, ये बस माना जा रहा है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, भारत के ₹2 के बराबर है। अमेरिका का $1 भारत के ₹2 के बराबर है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध क्या बताएगा, आपके परचेजिंग पावर पैरिटी को बताएगा। ये आपके रुपए की क्षमता को बता रहा है, आपकी जो क्रय शक्ति क्षमता है उसको बता रहा है दूसरे देश की करेंसी की तुलना में। और यही क्षमता कहलाती है परचेजिंग पावर पैरिटी। यही क्षमता क्या कहलाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत क्या है, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सबसे बड़ी जो है अमेरिका है, लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और चाइना जो है $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से विभिन्न देशों का क्रम क्या है और विभिन्न देशों की जीडीपी का क्रम क्या है। मतलब कौन सी जीडीपी बड़ी है, कौन सी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, कौन सी इकोनॉमी उससे कम है, कौन सबसे ज्यादा कम है, और जीडीपी के बढ़ते हिसाब से कौन क्रम है। ये दोनों क्रम आपको समझ में आना चाहिए। अभी जीडीपी वाला जो क्रम है वो मैंने बताया कि पहले अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर जापान, जर्मनी, इंडिया। तो जीडीपी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी $3.46 ट्रिलियन है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो उस हिसाब से भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी है, लगभग $10.5 ट्रिलियन। ये समझने की जरूरत है, $10.5 ट्रिलियन। और चाइना कितना है, लगभग $18.6 ट्रिलियन। अमेरिका क्या है, $20 ट्रिलियन। ये जो क्रम है ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से और जीडीपी के हिसाब से। एक और कंसेप्ट है जीवीए का। जीवीए ये बात करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करता है। ये जीडीपी से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, इकोनॉमी में सभी क्षेत्रों द्वारा किया गया जो कुल अंतिम और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो है आपका जीवीए। जो कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है वो जीवीए है। 2015-16 से भारत में जीवीए की अवधारणा शुरू हुई और इसका जो बेस ईयर है, मतलब जो मूल्य किस हिसाब से कंपेयर किए जाएंगे, वो बेस ईयर है 2011-12 का वर्ष। तो जीवीए क्या है, जीवीए है एक निश्चित अवधि में इनपुट जो लागत है और जो कच्चा माल है इसका जो दाम निकाल देंगे, तो उस निकालने के बाद जो हमारी जो कुल राशि होगी, जो कुल उत्पादन होगा, वही जीवीए है। जीवीए क्या है,
आप इनपुट को माइनस कर देंगे और कच्चे माल का दाम वापस कर देंगे, मतलब नेट प्रॉफिट की बात करेगा। जीवीए क्या बात करेगा, ये नेट प्रॉफिट की बात करेगा। तो ये है जीवीए का कंसेप्ट। जीवीए क्या है, एक निश्चित अवधि में इनपुट लागत और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, ये कहलाएगा आपका जीवीए। साधारण भाषा में अगर बात करें तो इनपुट और आउटपुट का अंतर है आपका जीवीए। जीवीए क्या है, आपके इनपुट और आउटपुट का अंतर है। और जबकि जीडीपी क्या है, सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद अगर जीडीपी में से ये हटा दिया जाए तो जो आंकड़ा मिलता है वो जीवीए है। अगर जीडीपी से जीवीए निकालना होगा तो उसमें से आपको सब्सिडी और टैक्स को निकालना पड़ेगा। एक और कंसेप्ट है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी की डिफिनीशन देखिए। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, इज द लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट अ कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट। तो कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट पर इकोनॉमी का जो उत्पादन है, कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट पर इकोनॉमी का जो उत्पादन है वो कहलाएगा आपका पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी पर क्वेश्चन कई बार आया आपके एग्जाम में। कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट की बात कही जा रही है। इन्फ्लेशन रेट तो हर साल, हर तिमाही, हर 6 महीने में बढ़ता घटता रहता है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट। कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट पर जो राशि मिलेगी वो पोटेंशियल जीडीपी कहलाएगी। However, the cost of rising inflation could make an economy temporarily produce more than its potential level of output. तो ये जो पोटेंशियल जीडीपी है ये क्षमता की बात करता है, और उस क्षमता के बाद जो राशि आएगी वो है आपका पोटेंशियल जीडीपी।